हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड पार्ट क्लाइमेट का बचा था, क्योंकि हमने कल डिस्कस कर लिया था रेनी सीज़न के बारे में, और रेनी सीज़न के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। और अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर आप उसको पहले देख लो, उसके बाद में तभी जाकर आपको ये दूसरी वीडियो समझ में आएगी। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके विंटर सीज़न है, और विंटर सीज़न कैसे कैसे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, विंड्स की डायरेक्शन क्या होती है, सन रेज वर्टिकल साउथ हेमिस्फेयर में होते हैं या नॉर्थ हेमिस्फेयर में होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी प्रकार की क्वेरीज हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो सब यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे जो हम विंटर सीजन को डिस्कस करने वाले। तो आप हेडिंग दें शीत ऋतु, विंटर सीजन। शीत ऋतु। शीत ऋतु में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही होती हैं। विंटर सीजन में सनरेज वर्टिकल साउथ हेमिस्फेयर में होते हैं और नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्लैंटिकल होते हैं। इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में इंसोलेशन कम रिसीव होता है और साउथ हेमिस्फेयर में इंसोलेशन अधिक रिसीव होता है। तो इसका मीन्स ये भी बनेगा कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है तो वहाँ पर जो लैंड है वो तेज़ी से हीटिंग भी करता है तो तेज़ी से कूलिंग भी करेगा। तो अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो लैंड बहुत तेज़ से कूलिंग करेगा तो वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगी, और जो समुद्र वाला भाग है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। तो शीत ऋतु में जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहना स्टार्ट करती है। विंटर सीजन में विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। तो आप इसमें पहला पॉइंट मेंशन कर लेंगे, शीत ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है, लैंड टू सी। देन दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, विंटर सीजन में सन रेज वर्टिकल इन साउथ हेमिस्फेयर while slantical in नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो शीत ऋतु में जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, जो इंडिया में हम विंटर सीजन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, फिर डायग्राम पे आपको ड्रॉ करके समझा दूंगा। देखो, वेस्टर्न डिस्टरबेंस को हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और इसी को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। क्या कैसे बारिश करता है, तो हमारा जो ITCZ है, अर्थ पर जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो नॉर्थ और साउथ पोल के पास कुछ परमानेंट विंड्स होते हैं जो बहते रहते हैं, बट सूर्य की एक पोजीशन के अकॉर्डिंग वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। जैसे सन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकल है तो फिर वो पवने क्या है, आर्कटिक क्षेत्र से यानी नॉर्थ जो पोल है उसके पास से गुजरेंगे, और समर में इन वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो इम्पैक्ट है इंडियन क्लाइमेट पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दिसंबर की मैं बात करूं तो विंटर सीजन में जो सनरेज वर्टिकल होते हैं वो साउथ हेमिस्फीयर में होते हैं, इसलिए जो पवनें हैं जो उत्तरी ध्रुव के पास बहती हैं वो इक्वेटर के पास आने का ट्राई करेंगी, और जैसे ही विंटर सीजन में वो पवनें इक्वेटर के पास आने का ट्राई करती हैं तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से गुजरती हैं, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती हैं, और मेडिटेरियन सी के ऊपर से गुजरने के बाद वहाँ से ह्यूमिडिटी रिसीव कर लेंगे, और ह्यूमिडिटी रिसीव करने के बाद वेस्टर्न एशिया में रेनफॉल करेंगे। थोड़ा वहाँ पे मानसून कमज़ोर पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बारिश कर देंगे तो विंड से वो ड्राई होने लग जाएंगे, बट वेस्टर्न एशिया में क्या है, कैस्पियन सागर जैसी झीलें हैं,
वहाँ से ये ह्यूमिडिटी लेंगे, आर्द्रता लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे ईस्ट की ओर, और इंडिया के रेफरेंस में वेस्ट होगा। तो वहाँ पर जैसे ही वो वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो ईरान में, देन इराक में, देन सऊदी अरेबिया में, ओमान में, देन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को दिसंबर जनवरी के अराउंड ये मानसून आता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को अफेक्ट करता हुआ नॉर्थ की ओर निकल जाता है, जिसको हम यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस को जेट स्ट्रीम क्यों नाम देते हैं, तो इसका यहाँ पर अभी डायग्राम से समझेंगे क्या मीनिंग है इसका। तो पहले आप हेडिंग देते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो बारिश होती है इसको आप ग्लोब पर समझेंगे। आप क्या करें, एक डायग्राम ड्रॉ कर लें ग्लोब का, फिर उसमें अफ्रीका को ड्रॉ कर लें। अफ्रीका तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि भूमध्य सागर की लोकेशन आपको तभी पता चल पाएगी। तो ये अफ्रीका को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका है, और अपना जो इंडिया है अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, यहाँ पर इंडिया होगा, यहाँ पर इंडिया है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच भाग से 0 डिग्री इक्वेटर क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी गुजरेगा, अफ्रीका से भी गुजरेगा। अब यहाँ पर आ जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये भूमध्य सागर है, इसी को मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये भूमध्य सागर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर। अब ये पवनें क्या करेंगी, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेंगी और यहाँ से ह्यूमिडिटी रिसीव कर लेंगी। भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेंगी और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में भी बारिश कर देते हैं। इसी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर हमने वेस्टर्न डिस्टरबेंस को थोड़ा सा जानने का ट्राई किया। मैं दोबारा से इसको आपको क्लियर करता हूँ। दिसंबर से जनवरी के मंथ में हर साल इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रेनफॉल होता है, जिसकी वजह बनता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ये कैसे उत्पन्न होता है मॉनसून, दिसंबर में जो सनरेज वर्टिकल होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो फिर ये जो पवनें हैं जो उत्तरी ध्रुव के पास बहती हैं, ये भूमध्य रेखा के पास आने का ट्राई करती हैं, और जैसे ये भूमध्य रेखा के पास आने का ट्राई करेंगी तो यहाँ से ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेंगी, मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ से ये ह्यूमिडिटी रिसीव करेंगे, और यहाँ से ह्यूमिडिटी रिसीव करने के बाद ये वेस्टर्न एशिया में रेनफॉल करते हुए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट को अफेक्ट करेंगे और नॉर्थ की ओर मूव कर जाएंगे। तो ये दिसंबर से जनवरी के महीने में हर साल बारिश होती है, दिसंबर टू जनवरी। अब क्वेश्चन बनता है सर इसको जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस को जेट स्ट्रीम क्यों कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम के पीछे जो कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या कहानी है वो तो अलग है, और ये आपके ज्योग्राफी है। तो आप समझेंगे यहाँ पर जेट स्ट्रीम को, क्योंकि
1945 के अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापान अमेरिका के ऊपर परमाणु बम गिरा रहा था। तो अगर आप थोड़ा सा मैप को समझते हैं तो जो पैसिफिक ओशियन है उसकी जो शेप है वो लगभग वृत्ताकार है, मतलब सर्कुलर शेप में है पैसिफिक ओशियन। अगर मैं इसके पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये आ जाएगा आपके जो नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको ये साउथ अमेरिका मिल जाएगा, ये साउथ अमेरिका है। और यहाँ पर ये एशिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो ये बीच में क्या है आपके, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये एशिया है। तो अमेरिका क्या है, यहाँ पर आ जाता है जापान। अमेरिका क्या करता है, जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा रहा था, लेकिन जैसे अमेरिका के फाइटर जेट जापान के ऊपर परमाणु बम गिराने जा रहे थे तो एक बार क्या हुआ, 1945 के डिकेड में वो फाइटर जेट इन पवनों में फंस गए थे। कौन सी पवनों में, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये जो जेट स्ट्रीम है या वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। पायलट बड़ा सुलझा हुआ था तो उसने क्या है, बड़ी मुश्किल से फाइटर जेट को इन पवनों से बाहर निकाला और सारी कहानी ये अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट को बताई कि ऐसे ऐसे आज एक इंसिडेंट घटी। तो उसके बाद में अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने पता किया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास कुछ पवनें बहती हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति बदलने के साथ वो भी पवनें अपनी स्थिति बदल लेती हैं। तो इन पवनों की खोज फाइटर जेट के द्वारा हुई, तो इन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहने लगे। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसलिए नाम पड़ रहा है क्योंकि इंडियन क्लाइमेट को ये साइक्लोन क्या करते हैं, वेस्ट से आकर डिस्टर्ब करते हैं। तो ये विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होती है उसी को यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ, उसी को यहाँ पर जेट स्ट्रीम नाम दिया जा रहा है। अब ये होती कहाँ कहाँ पर है बारिश, तो देखो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है तो इसमें आ जाते हैं आपके गुजरात वाला एरिया है, गुजरात में बारिश होती है इन्हीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। राजस्थान में बारिश होती है, राजस्थान में इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। पंजाब में बारिश होती है, पंजाब में बारिश हो जाती है। देन हरियाणा में बारिश होती है, हरियाणा में बारिश होती है। देन जम्मू कश्मीर में भी बारिश होती है। देन दिल्ली तक बारिश देखी जाती है और कई बार तो ये पश्चिमी यूपी में भी बारिश करते हैं, वेस्ट यूपी। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से इतने राज्यों में बारिश होती है। अब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कौन सी फसल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो आपको याद रखना है वेस्टर्न डिस्टरबेंस रबी क्रॉप, जो रबी की फसल होती है, रबी क्रॉप है, इस फसल के लिए लाभदायक माना जाता है पश्चिमी विक्षोभ को। क्योंकि रबी क्रॉप में गेहूं आ जाता है, गेहूं आ जाता है, मस्टर्ड आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, पीज हैं, मटर है, ग्राम चना है, बारले है, जौ है। तो ये जो आपके लिए सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। बट कई बार ये साइक्लोन के फॉर्म में एंट्री करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां पर कई बार किसानों को अच्छी खासा नुकसान होता है और पूरी पकी हुई फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए कई बार इंडिया का जो एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एडवाइस देता है कि इंडियन फार्मर को जल्दी से जल्दी रबी की फसल को यानी गेहूं को, सरसों को जल्दी बो देना चाहिए, जिससे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की चपेट में आने से कृषि है वो बच सके। लेकिन वही बात है कि इंडिया में ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से खेती की जाती है,
तो भारतीय किसान क्या करते हैं, रबी की फसल को कई बार दिसंबर तक भी बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में तो आपके कई बार ये परंपरा चली रही है, नहीं तो पहले तो दिवाली के अराउंड ही बो दी जाती थी, बट अब तो अक्टूबर नवंबर के अराउंड बोना स्टार्ट करते हैं, दिसंबर तक बोते हैं। अब सोचिए आप दिसंबर में अगर कोई फसल बोई जाएगी तो वो फसल जनवरी दिसंबर के अराउंड थोड़ा सा बड़ा स्टेम होगा उसका, और बारिश जब यहाँ पर हवाओं के द्वारा होगी बहुत तेजी से, तो उनका जो तना है वो उस बारिश को झेल नहीं पाएगा और वो टूट जाता है। इसलिए बड़े पैमाने पर एक नुकसान देखा जाता है खेतों में इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से। राजस्थान में इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होने वाली बारिश को मावट की वर्षा कहते हैं, मावट रेनफॉल, मावट की वर्षा कहते हैं। ये राजस्थान में इसका एक लोकल नाम है जो ये बारिश होती है। उसके बाद में जब अक्टूबर नवंबर में आप डिपार्चर ऑफ मॉनसून की स्टडी करते हैं तो उसमें आपको सुनने में आता है कि भारत का जो कोरोमंडल का तट है वहाँ पर लौटते हैं मॉनसून के द्वारा रिट्रेटिंग मॉनसून, या फिर उसी को हम नाम दे देते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उसी को नाम दे देते हैं डिपार्चर ऑफ मॉनसून, उसके द्वारा बारिश होती है। तो इसको भी आप समझ लो, मतलब डायग्राम के थ्रू इसको आप समझ लेंगे। आप हेडिंग देंगे रिट्रेटिंग मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून ये हेडिंग होगा, रिट्रेटिंग मॉनसून। इसी को लौटता हुआ मॉनसून या इसी को उत्तर पूर्वी मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जैसे नाम दिए जाते हैं। ये मॉनसून क्या है, अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल के तट पर बारिश करता है। जैसे मान लो आपके, ये मैं इंडिया का आधा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कर्व शेप में हिमालय को ड्रॉ करता हूं, ये हिमालय हो जाएगा। और यहाँ पर जो पवने हैं, ये पवने क्या करेंगी जब रिटर्न हो रही होंगी, क्योंकि जो जून जुलाई वाला मॉनसून है वो साउथ वेस्ट से एंट्री करता है और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पवने नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं और साउथ वेस्ट की ओर जा रही हैं। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये पवने नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और साउथ वेस्ट की ओर जा रही हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, ये अरब सागर है। तो इसी को हम लौटता हुआ मॉनसून, इसी को हम रिट्रेटिंग मॉनसून और इसी को हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के नाम से बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इसी को बोलते हैं। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी से। और अब क्वेश्चन बनता है कि सर कोरोमंडल कौन सा है, तो ये कोरोमंडल का तट होगा जो तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, जो थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश का, बाकी पूरा तमिलनाडु का जो तट है उसे हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। तो ये पवने दिसंबर से पहले जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है जिसको हम ऑटम कहते हैं, तो ये पवने लौटना स्टार्ट करती हैं। जब ये मानसून वापस लौट रहा होता है तो भारत में जो कोरोमंडल का तट है, जहाँ पर पौंडुचेरी है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, उन एरिया में बारिश कर देता है। तुमने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कई बार उसका सर्वे करने गए थे, क्योंकि चेन्नई में जो बिल्डर्स हैं, वहाँ रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उन्होंने क्या है पूरी तरह से ना चेन्नई में जो सीवेज वाटर जाने वाले नाले हैं उनको ब्लॉक कर रखा है। तो पीछे क्या है, लास्ट ईयर बड़े पैमाने पर चेन्नई में फ्लड आ गया था, अक्टूबर नवंबर का महीना था। वो इसलिए आया था क्योंकि बारिश तो नेचुरली पहले से होती आ रही है, कई बार ज़्यादा कई बार कम हो जाती है, ये नेचर का अपना रूल होता है। बट वहाँ पर उसके पानी को बाहर निकलने के लिए अगर मानव के द्वारा उसको रोक दिया जाएगा तो वो पानी कहीं ना कहीं तो कलेक्ट होगा ही। अब दिल्ली का एग्जांपल ले लो आप, दिल्ली में इतनी बुरी हालत है कि हर गली में क्या है आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो एक ड्रेन सिस्टम है वो पूरी तरह से बेकार है। यानी यहाँ पर क्या है, एक यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है उसके ऊपर।
तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है, यानी उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा भी हम फेस कर सकते हैं। तो यही बात है कि वहाँ का भी ड्रेन सिस्टम बेकार था। तो बड़े पैमाने पे बारिश हुई 2-3 दिन लगातार, वही आपके पूरा पानी उसी घरों में आपके और पूरे मकानों में भर गया था। उसके बाद में बड़े पैमाने पे फ्लड आ गया था, ऊपर से समुद्र का किनारा है वो चेन्नई का। तो वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से उसका एक जायज़ा लेने गए थे कि ये क्या सही है, जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं या गलत है। तो ऐसी घटनाएं आज देखने को मिलती हैं, जैसे इंडिया में मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन से स्टेट हैं, वहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि हर सिटी में आपको क्या है, एक प्रकार से पानी तालाब के रूप में भरता नज़र आएगा। क्योंकि ड्रेन सिस्टम ना इतना बुरी हालत में है, क्योंकि सारा सिस्टम जो चलाने वाले हैं वो खुद ही एक्टिव नहीं है, या फिर कोई आपके ध्यान नहीं देता है। अब बार बार जब बोट लेने का टाइम आता है तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक बोलते हैं कि हम यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे, ड्रेन सिस्टम को बेटर करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बेटर करवाएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ उल्हाना होता है, वही आपके एक जुमलाबाजी होता है, बाद में सब भूल जाते हैं। तो ये हालत मॉनसून की वजह से नहीं होती है, मानव की वजह से होती है। क्योंकि मॉनसून तो कभी ज़्यादा आता है तो कभी कम आ जाता है, वो क्लाइमेट चेंज एक नेचर का लॉ होता है। क्योंकि अगर इक्वल चलता रहेगा तो फिर नेचर के चेंज को कैसे मानव समझ पाएगा। तो नेचर ही गॉड है और उसे समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये जानना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिट्रेटिंग मानसून कहाँ से बारिश करता है और किस एरिया में मानसून को लेकर जाता है। देखो ये बे ऑफ बंगाल की ओर से पवनें आ रही हैं और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे बारिश करते हुए अरब सागर की ओर जा रही हैं। तो ये रिट्रेटिंग मानसून है, जिसे डिपार्चर ऑफ मानसून भी कह देते हैं, लौटता हुआ मानसून या रिट्रेटिंग मानसून है जो आपके नाम देते हैं। तो ये विंटर सीजन की जो आपको बताया है। दूसरा हमारे पेपर में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि हिमालय विंटर सीजन में इंडिया को कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसमें आपको आंसर देना होता है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी पेपर में आई हुई हैं। हिमालय हमें शीत ऋतु में सुरक्षा प्रदान करता है साइबेरिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो जो साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आते हैं, जिसे हम कोल्ड वेव कह देते हैं, वो डायरेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री कर जाते तो टेम्परेचर और भी गिर जाएगा। तो हिमालय हमारी सुरक्षा साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से करता है, इसलिए हिमालय हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल बना हुआ है। बाकी आप जब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालय को पढ़ते हो तो उसमें बड़े प्रीसियस जो आपके एक मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो हमें अवेलेबल करवाता है, देन जड़ी बूटियां हैं वो अवेलेबल करवाता है, और बहुत सारी रिवर का ओरिजिन जो आपके सोर्स है वो हिमालय है। चाहे इंडिया में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे म्यांमार में हो, चाहे आपके चाइना में हो, चाहे मंगोलिया की ओर हो, चाहे आपके अफगानिस्तान हो, और चाहे पाकिस्तान का एरिया हो। ये हिमालय का एक बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया और एशिया की फिजियोग्राफी में। उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा होता है। देखो पहले ना थोड़ा सा आप क्लाइमेट को समझने का ट्राई करो, और मैं आपको जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर जो पानी है वो पानी ना तो जल्दी से ठंडा होता और ना जल्दी से गर्म होता, मतलब जो समुद्र हैं वो ना जल्दी से ठंडे होते ना जल्दी से गर्म होते, लेकिन जो धरती वाला पार्ट है, जो आपके सरफेस है, टेरेस्ट्रियल पार्ट है, लैंड है, वो तेजी से हीटिंग भी करेगा और कूलिंग भी करेगा। इसलिए जब जैसलमेर में आप देखेंगे तो जून के महीने में जैसलमेर में आप पैर नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा वो हीटिंग करता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आप दिसंबर में जनवरी में वहाँ पर चले जाएं तो बेयर फुट तुम चल नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर क्या है आपको ठंड भी ज़्यादा मिलेगी। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको हीटिंग भी ज़्यादा मिलेगी तो कूलिंग भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये विंटर सीज़न था, कल मैंने आपको रेनी सीज़न बताया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम समर सीज़न को साथ में रख के और जो अर्थ का मोशन है, पृथ्वी की गतियां हैं, उनको डिफाइन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करता रहूँगा ये वीडियोस, आप बस
थोड़ा सा कोऑपरेट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करोगे तभी जाकर सामने वाले को भी अपनी मेहनत का थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये इंसान मेहनत कर रहा है, तो हमारा दायित्व भी इतना बनता है कि हम आगे इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। कितनी